गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लेकर आई हूँ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसमें हम आपके अभ्यास के प्रश्न यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी उस समय का नगर किस तरह बना हुआ था। सबसे पहले है आवास, रहने लायक जो क्षेत्र था उसको दो भागों में बांटा गया था, जिसके अंदर था पहला पूरब और पश्चिम, यानी दो दिशा के अंदर दो टीले थे। पूरब वाला जो टीला था वो आवास क्षेत्र था, यानी वो रहने के कार्य आता था, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक रहते थे। और जो पश्चिम में दुर्ग था वो क्या था, वो जो प्रशासनिक कार्यों में लगे लोग थे या सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे या अनागार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी मजबूत भी थे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी दीवारें काफ़ी ऊंची और मजबूत। सड़क और गलियाँ, सड़कों और गलियों की बात की जाए तो सरस्वती सिंधु नगर की जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी थी और इनको 5-6 खंडों में बांटा गया था। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़कें हैं वो 9.15 मीटर थी और गलियों की औसत ऊंचाई 3.0 मीटर थी। आगे देखेंगे कि हम कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी, मिताथल की जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी थी। सड़कें कुछ पक्की थी, कुछ कच्ची भी थी, परंतु इसमें विशेष साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, यानी सड़कों के किनारे कूड़ेदान भी रखे जाते थे। उसके बाद है जल निकासी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकासी के लिए नालियां बना रखी थी। इन नालियों को भी पक्का बनाया गया था और नालियों को ईंटों से ढका गया था और उसको सरलता से हटा लेते थे। जब इसकी सफाई करनी होती थी तो आसानी से हटा लिया करते थे। और नगर के बाहर एक बड़ा नाला होता था जिसके अंदर जितना भी सारे शहर का पानी होता था गंदा, वो उसके अंदर जाता था, इकट्ठा हो जाता था। इसके लास्ट है आवास। सरस्वती सिंधु की आवासीय थी जो सार्वजनिक भवन थे। इस आवासीय भवन में 3-4 तो कमरे थे और प्रत्येक घर में रसोई घर, स्नान घर, भवन आदि बने होते थे। कहते हैं जो धनी लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनके घर तो कुएं भी होते थे, शौचालय भी होते थे। इसके अलावा सामुदायिक भवन भी हुआ करते थे। सामुदायिक भवन हो गया जहाँ पर सभाएं लगाई जाती थी, गोदाम होते थे जहाँ अन्न रखा जाता था, और एक तो बहुत बड़ा स्नान घर भी मिला है। इस तरह सेकंड प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, यानी उनका रहन सहन कैसा था और उनके धार्मिक विश्वास कैसे थी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सामाजिक जीवन को विभिन्न भागों में बांटा गया था, यानी समाज जो था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले आता है धनी वर्ग। धनी वर्ग जो थे, बड़े बड़े नगर के दुर्ग थे, संपन्न व्यक्ति थे, वो वहाँ रहते थे। कोई शासक हो गया, कोई राजा हो गया, धनी व्यक्ति हो गया, वो इन नगर दुर्गों में रहता था। धोलावीरे के दुर्ग क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें एक तो शासक वर्ग था जिसमें राजा महाराजा उस समय रहते थे, और दूसरे उनके प्रशासन के अधिकारी जो उनकी हेल्प करते थे उनके काम में। तो इस तरह जो दुर्ग थे उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। साधारण वर्ग, साधारण वर्ग के अंदर व्यापारी, सैनिक, शिल्पकार, मजदूर आदि आते हैं और इनके क्षेत्रों को भी 2 भागों में बांटा गया था। इसके आधार पर आप देख सकते हो जैसे कालीबंगा, लोथल, बनावली, इनकी तो किलाबंदी भी की गई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग थे जैसे कृषक यानी किसान, कुंभकार जो कि बर्तन वगैरह बनाते हैं, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, जुलाहे वगैरह, इनके लिए अलग रहने की व्यवस्था थी। ठीक है। अगर भोजन की बात की जाए तो यहाँ के लोग करते थे, परंतु कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं जिससे पता लगता है कि कुछ लोग मांसाहारी भी रहे होंगे। भोजन में गेहूँ, जौ, बाजरा, फल, सब्जियाँ, दूध, मांस आदि खाते थे। और कहते हैं कि जब खुदाई की गई है तो उससे सिलबट्टे के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि हो सकता है ये मांस को पीस कर खाते हों। ठीक है। भोजन को परोसने के लिए थाली, कटोरियाँ आदि प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद है इनके वस्त्र आभूषण। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग जो थे आभूषण पहनना बहुत पसंद करते थे। ठीक है। इनके ज़्यादातर आभूषण जो हैं वो बने होते थे पत्थरों के भी या फिर तांबे, उसके सोने के, चांदी के। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति मिली है जिसके उन्हें शॉल ओढ़ी हुई है इस मूर्ति में, और उसका बाया कंधा ढका हुआ है। ध्यान रखना बच्चों कि जो शाल ओढ़ी हुई है जिससे उसका लेफ्ट जो शोल्डर है यानी बाया कंधा ढका हुआ है और दाई तरफ से खुला, और उसकी दाढ़ी भी है, केश भी हैं और केश संवारते हुए फीते भी बंधे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह आभूषणों की बात की जाए तो हार,
भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्रियां हों या पुरुष हों, दोनों ही आभूषण पहनना पसंद करते थे। ये धनी लोग जो होते थे वो सोना चांदी के आभूषण पहनते थे, और जो थोड़े गरीब थे जैसे वो पत्थर के हो गए, मिट्टी के हो गए, हड्डियों के बने हुए, तो उसके आभूषण पहनना पसंद करते थे। इसके बाद है शारीरिक सज्जा। शारीरिक सज्जा के रूप में कहा जाए तो ये मुख्य रूप से हाथी दांत, कंघे और तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे। स्त्रियों को जैसे सुरमा डालना, जिसे काजल कहते हैं, सिंदूर लगाना अच्छा लगता था। मनोरंजन में इन्हें अलग अलग तरह के खेल, जुआ खेलना या फिर पशुओं की दौड़ लगाना, नृत्य करना, बच्चे जो थे वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, झुनझुने, सीटियाँ, गाड़ियाँ आदि। ठीक है, तो ये इनका था सामाजिक। अब आगे इनका धार्मिक जीवन, यानी ये धार्मिक जीवन इनका कैसे था। सबसे पहले मातृशक्ति की पूजा। ये जो लोग थे मातृशक्ति यानी कि माता की पूजा करते थे। उस समय नारियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। उस समय एक नारी की मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति मिली है। मोहरों पर भी नारियां ही बनी होती थी। मूर्तियों पे धुएं के निशान है, तो ऐसा लगता है कि उस समय ये धूप बत्ती करते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे। इसके बाद है पशुपति शिव की उपासना। मोहनजोदड़ो में एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया, यानी एक मुद्रा मिली है, उसके ऊपर एक पुरुष को दिखाया गया जो सिंहासन पर मुद्रा लगाकर बैठा है। उसके राइट साइड में हाथी है दाईं तरफ, और बाईं तरफ बाघ है, और एक तरफ गैंडा भी और भैंसा भी दिखाया गया है, और वो सिंहासन पर नीचे 2 हिरन भी खड़े हैं। तो इससे लगता है कि ये पशुपति शिव की मूर्ति हो सकती है। पशुओं तथा वृक्षों की पूजा। तो उस समय जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पशुओं और वृक्षों दोनों की पूजा करते थे, जिसमें एक सींग वाला पशु हो गया, बैल, सांप, इन पशुओं की पूजा की जाती थी। योग। उस समय के लोगों को योग का बड़ा महत्व था। एक मोहर के ऊपर एक पुरुष बैठा है पद्मासन लगाकर, तो जिससे पता चलता है कि इन्हें उस समय पसंद था। एक मोहर मिली है जिसमें योग करते हुए पुरुष की एक आंख खुली दिखाई देती है। इस प्रकार मृतकों का संस्कार। कहते हैं उस समय जो मर जाते थे, जो मृतक थे, उनका संस्कार की 3 विधियां थी। पूर्ण समाधिकरण यानी पूर्ण रूप से दबाना, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, यानी कि कहते हैं कि या तो पूरी तरह दबा देना या कुछ हिस्से को दबाना, और दाह संस्कार यानी जला देना। कई बार ये छत के ऊपर भी फेंक देते थे मृत शरीर को, ताकि चील को वे खा जाए। तो समाधि क्षेत्रों, नगरों से बाहर थे। इस बात के प्रमाण जो है हमें राखीगढ़ी या अन्य पुरस्थलों से मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में इनको शवों को रखा जाता था, इनके शव को, और शवों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण दबाए जाते थे।